दोस्तों, ये कहानी है एक कपट्टी सद्र-ए-वज़ीर की, जिसने बादशाह की गैर मौजूदगी में मलिका की लाचारी और मजबूरी का फायदा उठाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। ये कहानी है साजिश, खामोशी और उस भरोसे की, जिसे तोड़कर एक इंसान ने पूरे सल्तनत का ज़मीर गिरवी रख दिया। शहर-ए-फ़तेहाबाद अपनी शान-ओ-शौकत और खुशहाली के लिए चारों दिशाओं में मशहूर था। विंध्य की पहाड़ियों की गोद में बसा यह इलाका कुदरत की नेमतों से सजा हुआ था। यहाँ के झरने मोतियों की धार जैसे गिरते और दूर दूर तक फैले खेत पकती फसलों से सोने की तरह दमकते थे। इस सल्तनत के तख्त पर विराजमान थे बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर, एक इंसाफ पसंद, बहादुर और दूरंदेश हुक्मरान। रियाया उन्हें देवतुल्य मानती थी और दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। लेकिन बादशाह रौनकुद्दीन की जिंदगी का असली केंद्र जंग या सियासत नहीं, बल्कि उनकी बेगम थी, मल्लिका नूरजहां। नूरजहां का हुस्न सिर्फ रूप तक सीमित नहीं था, उसमें एक खामोश गरिमा थी। उनकी आंखें गहरे सरोवर जैसी थीं, जिनमें अकद्ल और करुणा साथ साथ झलकती थी। उनके केश रेशम से भी ज्यादा मुलायम थे और उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि बुझा हुआ मन भी खिल उठे। बादशाह अपनी मलिका से बेइंतिहा मोहब्बत करते थे। उनके लिए नूरजहां सिर्फ हमसफर नहीं, उनके वजूद का हिस्सा थीं। दिन भर के राजकाज की थकान के बाद जब वे अपने कक्ष में लौटते, तो नूरजहां का शांत चेहरा देखते ही सारी चिंताएं मिट जातीं। वे देर तक उनके पास बैठते, मन की बातें करते और उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करना अपना फर्ज समझते थे। नूरजहां के लिए मोतियों और रत्नों से सजा एक भव्य महल बनवाया गया था। केवड़े, चंपा और पारिजात से महकते बाग उनकी सैर और विश्राम के लिए तैयार किए गए थे। दुनिया की हर कीमती चीज मानो उनकी चौखट पर बिछी रहती थी। फिर भी इस तमाम ऐश्वर्य के बीच नूरजहां अक्सर खुद को तन्हा महसूस करती थीं। यह वैभव उनके लिए सुख से ज्यादा एक खूबसूरत कैद बन चुका था। बादशाह रौनकुद्दीन कर्तव्यनिष्ठ शासक थे। उनका अधिकतर समय दरबारी बैठकों, सीमाओं की हिफाजत और रियाया की फरियादों में बीतता। मोहब्बत सच्ची थी, मगर वक़्त कम पड़ जाता। नूरजहां की दुनिया धीरे धीरे महल की चार दीवारों तक सिमट गई। दासियां थीं, सहेलियां थीं, मगर कोई ऐसा नहीं था जो उनके दिल की गहराइयों तक उतर सके, जो उनकी बौद्धिक और भावनात्मक प्यास बुझा सके। वे किताबें पढ़तीं, चित्र बनातीं, कभी कभी वीणा के तार छेड़तीं। ये सब बस तन्हाई से बचने का सहारा था। बादशाह जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, वह था सद्र-ए-वज़ीर शमसुद्दीन खान, तजुर्बेकार, चतुर और सियासत का माहिर। उसकी सलाह के बिना बादशाह कोई बड़ा फैसला नहीं लेते थे। दरबार में अक्सर कहा जाता, शमसुद्दीन बादशाह का दाहिना हाथ है, लेकिन यह वफादारी सिर्फ दिखावे की थी। भीतर ही भीतर उसके दिल में सत्ता की आग धधक रही थी। वह जानता था कि तख्त तक पहुंचना नामुमकिन है, मगर पर्दे के पीछे से सल्तनत की डोर अपने हाथ में रखना, यही उसका मकसद था। शमसुद्दीन यह भी जानता था कि बादशाह की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों मलिका नूरजहां हैं, और यहीं से उसने मौके तलाशने शुरू कर दिए। इसी बीच बादशाह ने एक दिन मुस्कुराते हुए नूरजहां से कहा कि उनका पुराना मित्र और सिपह सालार अमीर-ए-लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा कुछ दिनों के लिए मेहमान बनकर आ रहा है। एक वीर योद्धा, मगर दिल से शायर। नूरजहां ने बस हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया, यह जाने बिना कि यह आगाज फतेहाबाद के इतिहास की धारा बदल देगा। कुछ ही दिनों में अमीर-ए-लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा का शहर-ए-फतेहाबाद में आगमन किसी उत्सव से कम न था। नगर की गलियां सजाई गईं, बाजारों में रौनक छा गई। नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक गूंज उठी और महल के मुख्य द्वार पर शंखनाद हुआ। बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर स्वयं आगे बढ़े और अपने पुराने मित्र को देखकर भावुक हो उठे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, मानो बीते वर्षों की दूरी एक पल में मिट गई हो। सैफुल्लाह मिर्जा नाम के अनुरूप ही प्रभावशाली था। ऊंचा कद, सुदृढ़ काया, चौड़ा सीना और आंखों में एक अनोखी तेज चमक। वह केवल रणभूमि का योद्धा नहीं था, बल्कि उसके व्यक्तित्व में एक ठहराव था, ऐसा ठहराव जो सोच और संवेदना से उपजा हो। उसकी वाणी में कठोरता नहीं, बल्कि एक शायर की नरमी थी। शब्दों को वह तलवार की तरह नहीं, मरहम की तरह इस्तेमाल करता था।
जब पहली बार मलिका नूरजहां का परिचय सैफुल्लाह मिर्जा से हुआ तो दोनों के भीतर एक अजीब सी हलचल दौड़ गई। नूरजहां ने शाही शालीनता के साथ अभिवादन किया। मुस्कान औपचारिक थी, मगर जब उनकी आंखें सैफुल्लाह की आंखों से मिलीं तो उनका दिल में एक अनजाना सा खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा खिंचाव जिसकी वजह वह स्वयं भी नहीं समझ पाईं। सैफुल्लाह भी उस क्षण मलिका के सौंदर्य से प्रभावित हुए बिना न रह सका, मगर उससे भी ज्यादा उसने उनकी आंखों में छिपी एक गहरी उदासी देख ली, जैसे किसी शांत सरोवर के भीतर कोई तूफान कैद हो। उसी शाम जब बादशाह राजकीय व्यवस्थाओं और मेहमानों के स्वागत में व्यस्त थे, सैफुल्लाह महल के सुगंधित बागों में अकेले टहल रहा था। हवा में केवड़े और चमेली की महक घुली हुई थी। तभी उसकी नजर नूरजहां पर पड़ी, जो अपनी प्रिय चमेली की लताओं के पास खड़ी थीं और फूलों को निहार रही थीं। मुआफ कीजिए मलिका, सैफुल्लाह ने अदब से कहा, कहीं आपकी तन्हाई में खलल तो नहीं पड़ा? नूरजहां मुड़ी और हल्की मुस्कान बिखेर दी। नहीं अमीर, उन्होंने कहा, मैं तो बस इन फूलों की खामोशी महसूस कर रही थी। सैफुल्लाह उनके करीब आता हुआ बोला, खामोशी भी बहुत कुछ कहती है मल्लिका, खासकर तब जब उसे सुनने वाला कोई हो। यह जुमला साधारण था, मगर नूरजहां के दिल को छू गया। वर्षों बाद किसी ने उनकी भीतर दबी भावना को शब्द दिए थे। बादशाह उनसे प्रेम करते थे, इसमें कोई संदेह नहीं था, मगर उनकी बातचीत अक्सर सियासत, सीमाओं और प्रशासन तक सिमटी रहती थी। आप शायर हैं? नूरजहां ने जिज्ञासा से पूछा। सैफुल्लाह मुस्कुरा उठा। कोशिश करता हूं मलिका, मेरे लिए शब्द ही मेरे शस्त्र भी हैं और मरहम भी। उस दिन के बाद उनकी भेंटें बढ़ने लगीं, कभी महल के पुस्तकालय की खामोशी में, कभी अस्तबल की हलचल में, तो कभी इन्हीं बागों की महकती छांव में। बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर अपने मित्र और अपनी मलिका को एक दूसरे के साथ सहज देखकर प्रसन्न होते थे। उन्हें रत्ती भर भी आभास नहीं था कि यह सहजता धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते की ओर बढ़ रही है जो आगे चलकर फतेहाबाद के भाग्य को बदल देगा। सैफुल्लाह अक्सर नूरजहां को अपनी कविताएं सुनाता। वे कविताएं रण और विजय की नहीं होती थीं, बल्कि प्रेम, विरह और जीवन के गूढ़ अर्थों से भरी होती थीं। नूरजहां को उन पंक्तियों में अपना ही मन झलकता दिखाई देता। उन्हें लगता जैसे सैफुल्लाह वही शब्द कह रहा हो जो बरसों से उनके दिल में दबे पड़े थे। एक दिन उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मलिका, सत्ता और सम्मान बाहर की चीजें हैं, असल खालीपन भीतर होता है। जब आत्मा को कोई समझने वाला न मिले तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे भर नहीं सकती। ये सुनते ही नूरजहां की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उनके दर्द को इतने सटीक शब्द दिए थे, और उन्हें खबर नहीं थी कि महल की दीवारों के पीछे सद्र-ए-वजीर शमसुद्दीन खान हर लम्हा यह सब देख रहा था। महल की ऊंची दीवारों के पीछे बहुत कुछ घट रहा था, मगर उसे देखने वाली आंखें कम थीं। उनमें से एक जोड़ी आंखें थीं सद्र-ए-वजीर शमसुद्दीन खान की। उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान देता था। शब्द झूठ बोल सकते थे, मगर चाल, निगाह और खामोशी कभी धोखा नहीं देती। शमसुद्दीन ने बहुत पहले भांप लिया था कि मल्लिका नूरजहां में कुछ बदल रहा है। वह वही थीं, मगर फिर भी वही नहीं। पहले उनके चेहरे पर जो स्थायी उदासी रहती थी, वह अब किसी अनजानी चमक में बदल गई थी। उनके कदमों में हल्कापन था, उनकी मुस्कान में जीवन का स्पर्श था। यह साधारण प्रसन्नता नहीं थी, यह किसी छिपे हुए एहसास का नतीजा थी। शमसुद्दीन मन ही मन बोला, यह आग किसी न किसी चिंगारी से जली है। उसने बिना शोर किए अपनी जासूसी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने मल्लिका की करीबी दासी रुखसाना को निशाना बनाया। पहले प्यार से बात की, फिर इनाम का लालच दिया, सोने की मोहरें, बेहतर ओहदा। मगर रुखसाना घबरा गई और पीछे हटने लगी। तब शमसुद्दीन ने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसने धमकी दी कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो चोरी के झूठे इल्जाम में उसे कालकोठरी भेज दिया जाएगा। डर के आगे रुखसाना टूट गई। अब महल की हर छोटी बड़ी खबर शमसुद्दीन तक पहुंचने लगी। मल्लिका अब ज्यादा देर तक पुस्तकालय में रहती हैं, रुखसाना ने बताया। अमीर लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा भी अक्सर वहीं होते हैं। घुड़सवारी फिर शुरू हो गई है, उसने कहा, और सिखाने वाले भी वही हैं।
शमसुद्दीन की आंखों में ठंडी चमक आ गई। वह समझ चुका था कि आग कहां सुलग रही है, मगर उसे सिर्फ शक नहीं चाहिए था। उसे ऐसा सबूत चाहिए था जो मलिका को पूरी तरह उसके कब्जे में ले आए। उसी दौरान उसने एक और बात नोटिस की। सैफुल्लाह मिर्जा अक्सर किसी कागज पर कुछ लिखता और उसे बड़ी एहतियात से अपनी जेब में रख लेता। शमसुद्दीन ने मन ही मन मुस्कुराया। यही होगा मेरा सबसे मजबूत हथियार। इधर मलिका नूरजहां के भीतर भी उथल पुथल मची हुई थी। एक शाम वह अपने कक्ष में आईने के सामने खड़ी थीं। चेहरे पर जो नई रोशनी थी वही उन्हें खटकने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि यह प्रसन्नता किसी और के विश्वास की कीमत पर खड़ी है। यह गलत है, उन्होंने खुद से कहा। वह बादशाह रौनकुद्दीन से सच्चा प्रेम करती थीं। उनके विश्वास को ठेस पहुंचाने का ख्याल ही उनकी रूह को कंपा देता था। उसी क्षण उन्होंने फैसला कर लिया, यह सब यहीं खत्म होना चाहिए। उन्होंने अमीर-ए-लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा से मिलने का निश्चय किया। सरोवर का किनारा, जो अब तक उनके मौन मिलनों का साक्षी रहा था, आज उनके बिछड़ने का गवाह बनने वाला था। कांपती आवाज में नूरजहां ने कहा, यह सब गलत है। हम अनजाने में बादशाह के साथ अन्याय कर रहे हैं। सैफुल्लाह का चेहरा उतर गया। मैं जानता हूं, उसने कहा, पर मेरा दिल को रोकना होगा। नूरजहां ने दृढ़ स्वर में कहा, आप कल बादशाह से विदा लें और अपने राज्य लौट जाएं। कोई बहाना बना दीजिए, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। सैफुल्लाह की आंखों में दर्द उभर आया, मगर उसने सिर झुका दिया। विदा लेते समय उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला। यह मैंने आपके लिए लिखा था, उसने कहा, याद के तौर पर रख लीजिए। नूरजहां ने कांपते हाथों से वह कागज लिया और तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर लौट गईं। उन्हें यह आभास तक नहीं था कि पेड़ों की ओट में शमसुद्दीन खान का एक आदमी यह पूरा दृश्य देख चुका था। अगली सुबह जैसा तय हुआ था, अमीर-ए-लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा ने बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर से विदा ली। उसने किसी जरूरी राजकीय काम का बहाना बनाया और कहा कि उसे तुरंत अपने क्षेत्र लौटना होगा। बादशाह का मन खिन्न हो उठा। वर्षों बाद मिला मित्र इतनी जल्दी जा रहा था, यह उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर भी उन्होंने उसे रोका नहीं। काम निपटते ही लौट आना, बादशाह ने स्नेह से कहा। सैफुल्लाह ने सिर झुका दिया। जाते जाते उसकी नजर एक पल के लिए दूर खड़ी मलिका नूरजहां पर ठहर गई। न कोई शब्द, न कोई संकेत, बस एक खामोश विदाई। उसके महल से निकलते ही जैसे नूरजहां के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने गहरी सांस ली। उन्हें लगा शायद सबसे बड़ा तूफान टल गया है। कुछ दिनों तक उन्होंने स्वयं को समझाया कि अब सब ठीक हो जाएगा। वह फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आईं। इबादत, चित्रकारी और बागों में धीमी सैर। मगर सैफुल्लाह के जाने के बाद महल की खामोशी और भारी हो गई थी। जो खालीपन पहले था, अब वह और गहरा हो गया। उधर सदर-ए-वजीर शमसुद्दीन खान पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। उसके लिए अब सब कुछ साफ था। उसे मालूम हो गया था कि मलिका के पास वह पत्र कहाँ रखा है और किस तरह वह उसे कमजोर बना सकता है। उसे अब बस सही मौके का इंतजार था। वह मौका बहुत जल्द आ गया। एक सप्ताह बाद सरहद पर अचानक विद्रोह की खबर आई। बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर को स्वयं सेना के साथ बाहर जाना पड़ा। यह यात्रा छोटी थी, सिर्फ 3 दिनों की। जाते वक्त उन्होंने सारा राजकाज शमसुद्दीन के हवाले करते हुए कहा, मेरी गैर मौजूदगी में राज्य तुम्हारे जिम्मे है और मलिका का खास ख्याल रखना। शमसुद्दीन ने झुककर कहा, निश्चिंत रहें हुजूर, मलिका हमारी भी मलिका है। मगर उसकी आंखों में चमकी हल्की सी मुस्कान कुछ और ही बयान कर रही थी। उस रात महल गहरी नींद में डूबा हुआ था। गलियारों में सन्नाटा पसरा था। शमसुद्दीन ने पहले ही कुछ रक्षकों को अपने पक्ष में कर रखा था। मल्लिका की करीबी दासी रुखसाना को उसने आदेश दे दिया था कि शयन कक्ष का द्वार भीतर से बंद न किया जाए। वह दबे पांव भीतर दाखिल हुआ। मल्लिका नूरजहां गहरी नींद में थीं। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में उनका चेहरा और भी नाजुक लग रहा था। शमसुद्दीन बिना रुके सीधे उनके जेवरों के संदूक तक गया। उसने ढक्कन उठाया और भीतर हाथ डालकर वह कागज निकाल लिया। जैसे ही पत्र उसकी मुट्ठी में आया, उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसने जानबूझकर पास रखा फूलदान गिरा दिया। आवाज से नूरजहां की नींद टूट गई।
उन्होंने घबराकर आंखें खोली और सामने शमसुद्दीन को खड़ा देखा तो उनके होश उड़ गए। आप आप यहां क्या कर रहे हैं? उनकी आवाज कांप रही थी। शमसुद्दीन हंसा, ऐसी हंसी जिसमें अपनापन नहीं, सिर्फ जड़ था। बस यह देखने आया था। वह बोला कि आप अपने उस खास दोस्त की याद में कैसी नींद सोती हैं। कहते हुए उसने वह पत्र उनकी ओर उछाल दिया। कागज बिस्तर पर गिर पड़ा। उसे देखते ही नूरजहां का चेहरा सफेद पड़ गया। यह आपको कैसे मिला? उनकी आवाज मुश्किल से निकली। जहां चाह वहां राह। शमसुद्दीन ठंडे स्वर में बोला, इस महल में क्या होता है मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। वह एक कदम और आगे बढ़ा। मुझे आपकी और सैफुल्लाह मिर्जा की हर मुलाकात का पता है, कब, कहां, कितनी देर, सब कुछ। नूरजहां की सांसें तेज हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका सबसे बड़ा डर उनके सामने खड़ा है। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने टूटे स्वर में पूछा। शमसुद्दीन मुस्कुराया। यह राज बादशाह तक पहुंचे या न पहुंचे, यह अब मेरे हाथ में है। और उसी पल मल्लिका नूरजहां की आजादी का द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। उस क्षण के बाद मल्लिका नूरजहां के लिए हर सांस बोझ बन गई। सदर ए वजीर शमसुद्दीन खान के शब्द उनके कानों में गूंजते रहे। वह समझ चुकी थीं कि अब यह सिर्फ एक डर नहीं रहा, यह एक कैद बन चुका है। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो सच सामने आए और सब कुछ बिखर जाए, या फिर चुप रहकर वह सब सहें जो उनसे कराया जाएगा। यह सब वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, नूरजहां ने कांपती आवाज में कहा। मेरा और अमीर ए लश्कर सैफुल्लाह मिर्जा का कोई अनुचित संबंध नहीं था। मित्रता? शमसुद्दीन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। ऐसी मित्रता जो छिप छिप कर पाली जाए, जो पत्रों और खामोश मुलाकातों में पनपे। वह और करीब आ गया। सोचिए, जब बादशाह रौनकुद्दीन को यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? अमीर ए लश्कर का सिर तो कटेगा ही, मगर आपका क्या? नूरजहां सिहर उठी। उन्हें बादशाह का चेहरा याद आ गया। वह भरोसा, वह स्नेह, उस भरोसे के टूटने की कल्पना ने ही उन्हें तोड़ दिया। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने सिसकते हुए पूछा। शमसुद्दीन का स्वर अचानक नरम हो गया, इतना नरम कि वह और भी डरावना लगने लगा। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता हूं मल्लिका। यह राज हमारे बीच रहेगा, बादशाह तक कुछ नहीं पहुंचेगा। एक पल के लिए नूरजहां के दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जगी। सच? बिल्कुल, शमसुद्दीन बोला, मगर हर मदद की एक कीमत होती है। कैसी कीमत? उनकी सांस अटक गई। शमसुद्दीन कमरे में टहलने लगा। बहुत छोटी सी, उसने कहा। आप वही करेंगी जो मैं कहूं, जहां कहूं, जैसे कहूं। आप बादशाह को प्रभावित करेंगी, मेरे पक्ष में फैसले करवाएंगी, और जो जानकारी मुझे चाहिए वह मुझे देंगी। उसकी आंखों में चमक थी, ऐसी चमक जिसे देखकर नूरजहां की आत्मा कांप उठी। नहीं, वे रो पड़ी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शमसुद्दीन मुस्कुराया। मर जाना आसान है मल्लिका, वह धीमे बोला, मगर जिंदा रहकर बदनामी झेलना बहुत मुश्किल। सोचिए, इतिहास आपको कैसे याद करेगा? नूरजहां चुप हो गईं। हर रास्ता बंद था। उन्होंने सिर झुका लिया। यही वह क्षण था जब वह मल्लिका नहीं रही, वह एक मोहरा बन गई। कुछ दिनों बाद बादशाह रौनकुद्दीन लौट आए। उन्होंने मल्लिका के व्यवहार में अजीब सी तब्दीली महसूस की। क्या बात है? उन्होंने स्नेह से पूछा। कुछ नहीं हुजूर, नूरजहां ने नजरें झुका लीं। बस सिर दर्द है। बादशाह ने वैद्य बुलवाया, दुआएं की। उन्हें क्या पता था कि यह दर्द शरीर का नहीं, आत्मा का था। अब शमसुद्दीन ने अपनी पहली चाल चली। उसने उत्तरी प्रांत के सूबेदार के बारे में संदेह पैदा किया और नूरजहां को संकेत दिया। मजबूर होकर उन्होंने बादशाह के सामने बात रखी, बहुत सावधानी से, एक चिंता की तरह। जांच हुई, फैसला बदला और शमसुद्दीन की जीत हो गई। यहीं से खेल शुरू हुआ। नूरजहां अब हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती जा रही थीं। वह जान चुकी थीं, यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। वक्त के साथ नूरजहां को यह समझ में आने लगा कि सदर ए वजीर शमसुद्दीन खान की मांगें सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं रहने वाली। हर बीतता दिन उसकी पकड़ को और मजबूत कर रहा था। पहले वह फैसलों में दखल चाहता था, फिर सूचनाएं, और अब उसकी निगाहें कुछ और ही मांगने लगी थीं।
नूरजहां हर सुबह उठकर आईने में अपना चेहरा देखती। वही चेहरा, वही आंखें, मगर भीतर कुछ टूट चुका था। उन्हें अपने ही अक्स से घृणा होने लगी थी। दिन में वह दरबार में आदर्श मलिका बनी रहती, शांत, संयत और गरिमामयी, मगर रातें उनके लिए किसी सजा से कम नहीं थीं। एक रात जब बादशाह रौनकुद्दीन पड़ोसी सल्तनत के दूतों के साथ लंबे राजकीय भोज में व्यस्त थे, शमसुद्दीन फिर नूरजहां के कक्ष में आ पहुंचा। इस बार उसके चेहरे पर वह बनावटी शालीनता भी नहीं थी। उसकी आंखों में अधिकार का नशा और क्रूर संतोष साफ झलक रहा था। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मलिका, उसने आगे बढ़ते हुए कहा। नूरजहां घृणा से पीछे हट गईं। दूर रहो मुझसे, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। तुम एक राक्षस हो। शमसुद्दीन हंसा। राक्षस? वह बोला, मैं तो तुम्हारा रक्षक हूं। मैंने तुम्हारा सबसे बड़ा राज दबा कर रखा है। क्या इसकी कोई कीमत नहीं? उसने उनका हाथ थाम लिया। नूरजहां ने पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। छोड़ दो मुझे, वे सिसक उठीं। ईश्वर के लिए मुझ पर दया करो। दया? शमसुद्दीन का चेहरा उनके बहुत करीब आ गया। दया तब मांगनी चाहिए थी जब तुम सरोवर के किनारे अपने उस दोस्त के साथ ख्वाब बुन रही थीं। उस रात उसने हर सीमा लांघ दी। नूरजहां ने विरोध किया, संघर्ष किया, मगर वह पूरी तरह विवश थीं। जब शमसुद्दीन कक्ष से निकल गया तो वह फर्श पर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह पड़ी रहीं। आंसू सूख चुके थे। आंखों में न डर था, न गुस्सा, बस एक खालीपन, जैसे भीतर से सब कुछ छीन लिया गया हो। यहीं से वह भयावह सिलसिला शुरू हुआ। जब भी शमसुद्दीन चाहता, वह उन्हें अपनी क्रूर इच्छाओं का शिकार बनाता। धीरे धीरे नूरजहां ने विरोध करना छोड़ दिया। वह पत्थर की मूर्ति बनती जा रही थीं, सब कुछ सहती हुई मगर कुछ महसूस न करती हुई। उन्हें लगने लगा था कि उनकी आत्मा पहले ही मर चुकी है। सुबह होते ही वह फिर से वही शाही वस्त्र पहनती, वही मुस्कान ओढ़ लेती और बादशाह के सामने एक समर्पित पत्नी का अभिनय करती। बादशाह उनके सिर पर हाथ फेरते, स्नेह से बात करते, और हर बार नूरजहां के भीतर कुछ और टूट जाता। उन्हें जीने की इच्छा नहीं रही थी, मगर मर भी नहीं सकती थीं। मरना मतलब बादशाह रौनकुद्दीन के भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देना, अपने कुल और सम्मान को मिट्टी में मिला देना। वह दो जिंदगियां जी रही थीं, एक बाहर की, एक भीतर की, और दोनों ही उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रही थीं। इधर शमसुद्दीन खान सत्ता के नशे में चूर हो चुका था। वह नूरजहां को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता, विरोधियों को रास्ते से हटवाता और अपने लोगों को ऊंचे ओहदों पर बैठाता। बादशाह को हर फैसला जायज लगता, क्योंकि वह उनकी मलिका की चिंताओं से होकर आता था। उस रात के बाद मलिका नूरजहां की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही, वह एक साया बन गई थीं। महल, जो कभी उनकी शरण हुआ करता था, अब उन्हें हर पल डराता था। हर गलियारा, हर दीवार उन्हें याद दिलाती कि उनकी जिंदगी अब उनकी अपनी नहीं रही। दिन में वह बादशाह रौनकुद्दीन बहादुर के सामने वही सजी संवरी, शांत और आदर्श बेगम बनी रहती। उनके होंठ मुस्कुराते, उनकी आंखें झुकी रहतीं और उनकी आवाज में वही शाही ठहराव होता। बादशाह उन्हें देखकर सुकून महसूस करते। उन्हें लगता कि उनकी मलिका पहले से ज्यादा गंभीर और समझदार हो गई है। उन्हें क्या पता था कि यह गंभीरता दुख की नहीं, टूट चुकी आत्मा की थी। रातें नूरजहां के लिए सबसे कठिन होती थीं। हर आहट पर उनका शरीर सिहर उठता। उन्हें नींद आती तो बुरे सपनों से टूट जाती। कई बार वह अंधेरे में बैठी बस एक ही सवाल खुद से पूछती, मैं कब तक यह सब सहती रहूंगी? मगर इसका कोई जवाब उनके पास नहीं था। सद्र ए वजीर शमसुद्दीन खान अब बेखौफ हो चुका था। उसे पता था कि नूरजहां अब विरोध नहीं करेंगी। वह जानता था कि उनका डर, उनकी चुप्पी और उनका सम्मान सब उसकी गिरफ्त में है। वह जब चाहता उन्हें अपने पास बुलाता, कभी किसी बहाने से, कभी किसी आदेश के नाम पर। हर बार वह यह जता देता कि उनकी किस्मत अब उसकी उंगलियों के इशारों पर नाच रही है। नूरजहां ने धीरे धीरे विरोध करना छोड़ दिया। उनका मन जैसे सुन्न पड़ गया था। वह सब कुछ सहती थीं, मगर महसूस कुछ नहीं करती थीं। उन्हें लगने लगा था कि दर्द भी अब थक चुका है। आईने में जब वह खुद को देखती
तो उन्हें अपना चेहरा किसी अजनबी का लगता। एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। कई बार उनके मन में यह विचार आता कि अगर वह सब कुछ बादशाह को बता दें तो शायद यह सब खत्म हो जाए। मगर जैसे ही वह बादशाह रौनकुद्दीन का चेहरा याद करती, उनका अंधा विश्वास, उनका निश्चल प्रेम, उनका साहस टूट जाता। वह जानती थीं कि सच सामने आया तो सिर्फ उनका नहीं, बादशाह का भी सर्वनाश हो जाएगा। यही सोच उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर देती थी। उधर शमसुद्दीन खान सत्ता के नशे में डूबता चला गया। उसने एक के बाद एक अपने विरोधियों को हटाया, अपने लोगों को ऊंचे ओहदों पर बैठाया। हर फैसले के पीछे नूरजहां की सलाह होती और बादशाह बिना किसी शक के उसे मान लेते। फतेहाबाद की सल्तनत बाहर से मजबूत दिखाई देती थी, मगर भीतर से खोखली होती जा रही थी। नूरजहां अब एक जीवित लाश की तरह जी रही थीं। न वह मर सकती थीं, न खुलकर जी सकती थीं। मरना मतलब बादशाह के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देना, और जीना हर रोज थोड़ा थोड़ा मरना। कभी कभी वह अपने जेवरों के संदूक को खोलती। सबसे नीचे कपड़ों के बीच दबा हुआ वह कागज आज भी रखा था, वही पत्र। वह अब उसे पढ़ती नहीं थी,